गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर बेटा शुरू करेंगे। लास्ट चैप्टर आपके कोर्स का चैप्टर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो बेटा मेरे साथ साथ पहले हेडिंग जरा लिखो। इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा मैं पहले जरा आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा बेटा, ध्यान से मेरी बात समझनी है। बेटा अज्यूम करो एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है बेटा। बेटा ये मैन्युफैक्चर करता है से गारमेंट्स, कपड़े बनाता है बेटा। ये मैन्युफैक्चरर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अब देखो ये बच्चे उस मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री है। ये आपकी मैन्युफैक्चरर की क्या है बेटा? फैक्ट्री। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे को, ये मैन्युफैक्चरर बेटा क्या मैन्युफैक्चर करता है? गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। अब थोड़ा सा बेटा एक बात सोचो कि गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरर को बेटा किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो बेटा सबसे पहले तो उसे कोई मशीनरी चाहिए होगी टू मैन्युफैक्चर। तो सबसे पहले तो उसे क्या चाहिए बेटा? एक मशीनरी चाहिए। तो सबसे पहले तो उसे मशीनरी चाहिए। ठीक है बेटा, मशीनरी एक असेट है, उसको हम नाम देते हैं बेटा जीएसटी में कैपिटल गुड्स। तो जो असेट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स। तो गारमेंट्स बनाने के लिए उसे सबसे पहले बेटा मशीनरी चाहिए होगी, जो उसे करनी पड़ेगी परचेज। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जब वो मशीनरी परचेज करेगा तो बेटा परचेज पे जीएसटी भी देगा। तो वो जीएसटी उसका क्या बनेगा बेटा? इनपुट टैक्स। तो मशीनरी की परचेज पे जो जीएसटी वो देगा, वो जीएसटी उसका क्या कहलाएगा बेटा? इनपुट टैक्स। ये हो गई पहली बात। अब सुनो और बताओ, मैन्युफैक्चरर को और क्या चाहिए होगा टू मैन्युफैक्चर गारमेंट्स? बेटा उसे क्लॉथ चाहिए होगा, रॉ मटेरियल है ना। तो उसे चाहिए होगा क्लॉथ, जिसे आप सिंपल वर्ड्स में क्या नाम दे सकते हो? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल को हम इस चैप्टर में नाम देते हैं इनपुट्स। उसे क्या चाहिए होंगे? इनपुट्स। ठीक है, तो बेटा ये रॉ मटेरियल भी उसे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। खरीदेगा तो जीएसटी देगा, वो जीएसटी उसका क्या बनेगा बेटा? इनपुट टैक्स। तो रॉ मटेरियल की खरीद पे, कपड़े की खरीद पे, क्लॉथ की खरीद पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स उसका इनपुट टैक्स बनेगा। बेटा बात समझ आ रही है? अच्छा ध्यान से बेटा, बस स्टेप बाय स्टेप। अच्छा बेटा अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं ना, तो बेटा मैन्युफैक्चरर को ना गारमेंट्स बनाने के लिए कुछ सर्विसेज भी लेनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीटीए की सर्विस ली, तो उसने रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीटीए की सर्विसेज ली है। ठीक है,
ये जीटीए की सर्विसेज जो उसने ली हैं, इसे हम नाम देते हैं इनपुट सर्विसेज। जो सर्विसेज ली हैं उसे नाम देंगे इनपुट सर्विसेज। अब बताओ बेटा, जीटीए को इन सर्विसेज पे वो टैक्स भी देगा, वो टैक्स क्या कहलाएगा उसके लिए? इनपुट टैक्स। वो टैक्स कहलाएगा इनपुट टैक्स। लो बेटा, तो याद रखना बेटा, मैन्युफैक्चरर को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसे बेटे 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सी? कैपिटल गुड्स यानी असेट चाहिए, इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल चाहिए, और इनपुट सर्विसेज भी चाहिए बेटा उसको। इनपुट सर्विसेज भी चाहिए, 3 चीजें उसे चाहिए, ठीक है। और तब जाके बेटा वो क्या मैन्युफैक्चर करेगा? गारमेंट्स, ठीक है। और फिर बेटे वो उन गारमेंट्स की आगे क्या करेगा? सेल, ठीक है। इन गारमेंट्स की आगे करेगा बेचे सेल, और सेल पे जो टैक्स वो लेगा उसे हम नाम देते हैं क्या? आउटपुट टैक्स। उसे हम नाम देते हैं आउटपुट टैक्स। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? कॉपी करो बेटा यहां तक। और बेटा एक लास्ट बात अगर मैं आपसे थोड़ी सी करूं तो बेटा, हमारे जीएसटी में आपको पता है ना, इनपुट टैक्स का क्या मिलता है बेटा? क्रेडिट मिलता है। किसके अगेंस्ट? आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। तो बेटा कौन से इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? तीनों का बेटा। 3 इनपुट टैक्स है। कौन कौन से? इनपुट सर्विसेज का जो इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट मिलेगा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। इनपुट्स पे जो इनपुट टैक्स आपने दिया उसका क्रेडिट मिलेगा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, ठीक है। और कैपिटल गुड्स पे आपने जो टैक्स दिया उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा आपको अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। तो जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो हम 3 चीजों के इनपुट टैक्स की बात करते हैं, इनपुट्स की, इनपुट सर्विसेज की एंड कैपिटल गुड्स की। तो जब भी हम बेटा इस पूरे जीएसटी में क्रेडिट की बात करेंगे तो 3 चीजों के क्रेडिट की बात करेंगे बेटे। कौन कौन से 3 चीजों की? बेटा एक तो हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट की, इनपुट्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट की, और इनपुट सर्विसेज के इनपुट टैक्स क्रेडिट की। समझ आया बेटा पूरा केस? ये मैंने केस करवाया आपको मैन्युफैक्चरर का। कॉपी करो बेटा इसे। एक और बेटा केस आपको कराता हूं। ठीक है, चलो बेटे आओ। अब बेटा बी पॉइंट, अभी तो हमने मैन्युफैक्चरर का केस देखा, चलो अब केस देखते हैं एक ट्रेडर का। बेटा ये ट्रेडर क्या करता है? गारमेंट्स बनाता नहीं है बेटा, गारमेंट्स खरीद के बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग इसका काम नहीं है, ये तो गारमेंट्स खरीदता है, एज इट इज बेटा बेच देता है। ठीक है, चलो अज्यूम करते हैं ये उस ट्रेडर की शॉप है जहां से वो गारमेंट्स खरीदता है, जहां पर वो गारमेंट्स खरीदता है और जहां से बेचता है, ये उसकी बेटा शॉप है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो बेटा एक बात बताओ, ट्रेडर को भी बेटा, ट्रेडर को भी सबसे पहले
कैपिटल गुड्स तो बेटा खरीदने ही पड़ेंगे, असेट्स तो खरीदने पड़ेंगे, कोई फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, कोई प्लांट एंड मशीनरी जैसे एसी वगैरह खरीदना पड़ेगा, शॉप का काउंटर वगैरह बनाएगा, तो बेटा सबसे पहले तो नंबर किसका आएगा बेटा, कैपिटल गुड्स का। तो सबसे पहले तो उसे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा असेट्स में, कैपिटल गुड्स में, ठीक है। अब बताओ इन कैपिटल गुड्स की खरीद पे जो वो टैक्स देगा, क्या नाम देंगे उसे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, बात समझ आई बेटा। अब बताओ बेटा गारमेंट्स बेचने के लिए पहले आपको गारमेंट्स खरीदने भी तो पड़ेंगे, तो गारमेंट्स अगर बेचने हैं तो पहले आपको गारमेंट्स क्या करने पड़ेंगे बेटा, परचेज करने पड़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे इनपुट्स। तो बेटा एक बात समझना, जो मैन्युफैक्चरर है ना उसके लिए बेटा इनपुट्स होंगे रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट बेटा रॉ मटेरियल होगा, लेकिन एक ट्रेडर के लिए इनपुट रॉ मटेरियल नहीं होगा, उसके लिए इनपुट फिनिश गुड्स होंगे, ठीक है। और बेटा एक बात बताओ, इन इनपुट्स की खरीद पे जो वो टैक्स देगा उसे क्या नाम दोगे, इनपुट टैक्स, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा। अब मुझे एक बात और बताओ बेटे, अब एक बात बताओ, क्या कोई ट्रेडर सर्विसेज नहीं लेता बेटा, बिल्कुल लेता है। ट्रेडर बेटा सर्विसेज भी लेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल चलो ले लेते हैं, उसने ली कोई लीगल सर्विसेज, से फॉर एग्जांपल उसने क्या ली है, कोई लीगल सर्विसेज ली है बेटा ट्रेडर ने, ठीक है। तो ये सॉरी 2 मिनट जरा, इनपुट सर्विसेज लिखता हूं बेटा। उसने कोई लीगल सर्विसेज ली हैं जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इनपुट सर्विसेज। तो इस पे जो वो टैक्स देगा उसे क्या नाम दोगे बेटा, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। तो बेटा याद रखना, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, उसे बेटा बिजनेस करना है ना, तो उसे 3 चीजें बेटा करनी ही पड़ेंगी। कौन कौन सी, कैपिटल गुड्स खरीदने ही पड़ेंगे, इनपुट्स परचेज करने ही पड़ेंगे, इनपुट सर्विसेज लेनी ही पड़ेंगी। अब बताओ जो गारमेंट्स उसने खरीदे थे वो उन गारमेंट्स की आगे बेटा क्या कर देगा, सेल कर देगा। वो उन गारमेंट्स की आगे क्या कर देगा, सेल। और बेटे इस सेल पे क्या चार्ज करेगा, आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा। इस सेल पे क्या चार्ज करेगा बेटे, आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा। सब बताओ, पॉइंट समझ आया बेटे, पक्का। अब बताओ इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट आपको बेटा इनपुट टैक्स का क्या मिलेगा बताओ, क्रेडिट मिलेगा। किस चीज के इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, इनपुट सर्विसेज के इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। इनपुट्स के इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। इनपुट्स के इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा और कैपिटल गुड्स के इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। तो जब भी बेटा हम क्रेडिट की बात करेंगे तो 3 चीजों की क्रेडिट की बात करेंगे हम, चाहे वो कैपिटल गुड्स का हो, चाहे वो इनपुट्स का हो, चाहे वो इनपुट सर्विसेज का हो बेटा। तो ये बेटा आपका ट्रेडर का केस है।
लो बेटा, ये आपके बच्चे ट्रेडर का केस हो गया। अब एक केस हम करेंगे बेटे सर्विस प्रोवाइडर का। करें? और बेटे देखो, सी पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर। चलो बेटा मैं अपना केस ही ले लेता हूं। बेटा मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं एजुकेशन सर्विसेज दे रहा हूं। मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा और मैं एजुकेशन सर्विसेज मैं दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो देखो, ये बेटा करण गुप्ता क्लासेस है। ये आपकी बेटे करण गुप्ता क्लासेस है। ठीक है, ध्यान से बेटा। अब बताओ बच्चे, मुझे अगर आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो मैं बेटा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? मैं आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। तो अगर मुझे आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो बेटा सबसे पहले आपके लिए ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, एसी चाहिए होगा। तो बेटा सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे बेटे कैपिटल गुड्स। सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे कैपिटल गुड्स। अब बी इट फर्नीचर, बी इट प्लांट एंड मशीनरी। तो इन कैपिटल गुड्स की परचेज पे जो मैं टैक्स दूंगा, जीएसटी दूंगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? मेरा इनपुट टैक्स। बताओ समझ आया बेटा? चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर मैं आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूं तो बेटा मुझे मार्कर भी खरीदने पड़ेंगे, मुझे बेटा डस्टर भी खरीदना पड़ेगा, है ना? ये बेटा मार्कर और डस्टर मेरे क्या हैं बेटे? इनपुट्स। ये मार्कर और डस्टर बेटा मेरे क्या हैं? इनपुट्स। इन पे जो इन टैक्स दूंगा मैं वो क्या कहलाएगा बेटा? मेरा इनपुट टैक्स। ठीक है, बात समझ आई बेटा? अच्छा बेटा, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मुझे बेटा कुछ सर्विसेज भी लेनी पड़ती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, से मैंने बेटा कोई वेबसाइट बना रखी है करण गुप्ता क्लासेस की, तो वेबसाइट बेटा डिजाइनिंग सर्विस भी लेनी पड़ेगी मुझे, या बेटा फॉर दैट मैटर मुझे अगर अपना ऑडिट करवाना है तो मुझे सीए की सर्विसेज भी लेनी पड़ेंगी, प्रोफेशनल सर्विसेज भी लेनी पड़ेंगी बेटा। इसे हम नाम देते हैं इनपुट सर्विसेज। इसे हम नाम देंगे इनपुट सर्विसेज। इन पे जो टैक्स आप दोगे उसे क्या नाम देंगे? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? ठीक है, अब बेटा सुनो, अब मैं आपको एजुकेशन सर्विसेज क्या करूंगा बेटा? प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने आपको एजुकेशन की सर्विसेज मैंने आपको प्रोवाइड करी बेटा, और फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे क्या चार्ज कर रहा हूं? फीस पे बेटा जीएसटी भी चार्ज कर रहा हूं। तो वो जीएसटी मेरा क्या बन गया बेटा? आउटपुट टैक्स बन गया। वो जीएसटी मेरा आउटपुट टैक्स बन गया। और बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा
गवर्नमेंट ने कहा इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट हम आपको इनपुट टैक्स का क्या देंगे, क्रेडिट। मैंने पूछा कौन से इनपुट टैक्स का, गवर्नमेंट ने कहा तुमने इनपुट सर्विसेज पे जो टैक्स दिया है तुम्हें उसके इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिलेगा, तुमने इनपुट्स पे जो टैक्स दिया है तुम्हें उसका क्रेडिट भी मिलेगा, ठीक है। और तुमने कैपिटल गुड्स की खरीद पे जो इनपुट टैक्स दिया है तुम्हें उसका क्रेडिट भी मिलेगा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। लो बेटा कॉपी करो। तो बेटा मुझे एक बात क्लियर हो गई, अब चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, इन्हें अगर बेटा बिजनेस करना है, प्रोफेशन करना है, तो इन्हें बेटे तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कौन सी? कैपिटल गुड्स की, इनपुट्स की, इनपुट सर्विसेज की। और तीनों पे जो इनपुट टैक्स आप दोगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेटा जब भी हम इनपुट टैक्स के क्रेडिट की बात करें ना, तो समझ जाना हम किसके इनपुट टैक्स की क्रेडिट की बात कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स के इनपुट टैक्स के क्रेडिट की बात कर रहे हैं, इनपुट्स के क्रेडिट की इनपुट्स के इनपुट टैक्स के क्रेडिट की बात कर रहे हैं, और इनपुट सर्विसेज के इनपुट टैक्स के क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। तो तीन चीजों के इनपुट टैक्स की क्रेडिट की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल गुड्स के, इनपुट्स के, और बेटा इनपुट सर्विसेज के। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। समझ आ गया बेटा? चलें आगे चलें। चलो, तो ये बेटा आपको ना कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, एक बार रीडिंग बेटा मार लेते हैं इनकी डेफिनेशंस की क्या है। देखो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में बेटा डिफाइंड है। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन claiming ITC and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। अभी सुनना, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं बेटा आपको। Input means any goods other than capital goods used or intended to be used by the supplier in course or furtherance of business, ठीक है। और input services means any service used or intended to be used by a supplier in course or furtherance of business। अभी मेरे साथ ना बेटा एक चार्ट बनाओ बेटा, मेरे साथ साथ एक चार्ट बनाओ। बेटा मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी मैं इन तीनों को एक नाम दे देता हूं, सप्लायर। चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, उसे बेटा बिजनेस अगर करना है तो उसे बेटे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सर आप तो कह रहे थे तीन पड़ेंगी, बेटा वैसे तो दो ही है ना। सप्लायर को बिजनेस करने के लिए या तो गुड्स की जरूरत पड़ेगी, या सप्लायर को बिजनेस करने के लिए बेटे सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। दो ही तो है, या तो गुड्स की जरूरत पड़ेगी या सर्विस, ठीक है। गुड्स बेटा दो तरह के होते हैं, गुड्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? या तो सप्लायर को कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी,
या तो सप्लायर को कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी या सप्लायर को इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, इनपुट्स भी तो गुड्स ही हैं, मार्कर, डस्टर, ये सब भी तो गुड्स ही हैं, क्लॉथ गुड्स है बेटा, गारमेंट्स गुड्स है। पक्का? तो या तो उसे कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी या इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, और बेटा उसे क्या जरूरत पड़ेगी? सर्विसेज की, जिसको हमने नाम दिया इनपुट सर्विसेज। ठीक है बेटा, मैंने इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा इसे। बात समझ आई बेटा? अब समझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स। बेटा कैपिटल गुड्स वो होते हैं विच आर कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं विच आर कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा क्या करे जाते हैं? कैपिटलाइज। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कैपिटल गुड्स वो होते हैं विच आर शोन इन बैलेंस शीट, जिन्हें हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो बेटा कैपिटल गुड्स होते हैं। बैलेंस शीट में कहां पर बेटा? असेट साइड में, विच आर शोन इन बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। तो बेसिकली जो आपके असेट्स होते हैं ना, उसको हम जीएसटी में नाम कैपिटल गुड्स देते हैं। विच आर शोन इन बैलेंस शीट ऑन असेट साइड, वो कैपिटल गुड्स हैं बेटा। which are shown in balance sheet on asset side। ठीक है बेटा, और अगर मैं इनपुट्स की बात करूं बेटा, फिर इनपुट्स क्या होते हैं? एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। तो एनी गुड्स other than capital goods are known as inputs। यानी बेसिकली जो गुड्स हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं वो इनपुट्स हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते तो कहां दिखाते हो बेटा? ट्रेडिंग पीएल में। तो इनपुट्स को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते बेटा, इन्हें कहां दिखाते हो? इन्हें ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हो आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्हें आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। बैलेंस शीट में जिन्हें दिखाओगे वो कैपिटल गुड्स हैं बेटा, इन्हें कहां पर दिखाते हो? ट्रेडिंग पीएल में। तो कैपिटल गुड्स वो हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं असेट साइड पे, जिनकी वैल्यू को बुक्स में कैपिटलाइज किया जाता है। इनपुट्स क्या होंगे? एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, मतलब जिन गुड्स को बैलेंस शीट में असेट साइड पे नहीं दिखाया जाता है वो इनपुट्स है। अच्छा, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता तो फिर कहां दिखाया जाता है बेटा? ट्रेडिंग पीएल में। पॉइंट बेटा बात समझ आई? पक्का? और इनपुट सर्विसेज में तो बेटा खैर हमें कोई खास दिक्कत ही नहीं है। इनपुट सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस बेटा जो आपने ली है, पहले बताओ बेटा, बात समझ आई यहां तक? कॉपी कर लो इसे, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। बेटा अभी जो डेफिनेशन है ना, उसमें अभी कुछ बातें अभी डिस्कस करने वाली हैं। जैसे बेटा नोटिस करो, हर डेफिनेशन में ना ये आ रहा है बेटा, विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां पर भी आ रहा है यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां पर भी आ रहा है बेटा यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बेटा अभी हमें समझना पड़ेगा इसका क्या मतलब है, अभी समझ लेंगे बेटा, 2 मिनट लगेंगे। सब बताओ, क्लियर हुआ बेटा? तो ये आपकी 3 गुड्स हो गए जिनकी डिस्कशन बेटा, 2 गुड्स और 1 सर्विस।
ये 3 चीजें हैं जिनका डिस्कशन हमें इस चैप्टर में करना है। कॉपी करो बेटे, फिर आगे चलते हैं। चलें बेटा आगे, चलो आओ। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बेटा शुरू हो रही हैं, ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटे। हेडिंग पढ़ना बेटा, क्या कहा है उसने, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी सेक्शन 16। बेटा अब आपको ना ये जो सेक्शन 16 है ये बेटा क्या बताता है, शर्तें जब तक बेटा आप ये शर्तें पूरी नहीं करोगे जो सेक्शन 16 में स्पेसिफाइड हैं, तब तक यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो याद रखना, जब तक आप उन शर्तों को पूरा नहीं करोगे विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 16, तब तक बेटा यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी मिलेगा व्हेन यू सैटिस्फाई ऑल कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 16। क्या क्या है बेटा शर्त? पहली सिंपल है अभी फिलहाल, रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट। बहुत सिंपल है बेटा, ये देखना, every registered person shall be eligible to take input tax credit charged on any supply of goods or services or both from him। ये बेटा मैं फिर से अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, which are used or intended to be used in course or furtherance of business। बेटा अभी डिस्कस करेंगे ये देखो यहां पर बी पॉइंट में बेटा डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। तो इस पे बाद में आते हैं बेटा, अभी फिलहाल पहली शर्त क्या है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकता है बेटा, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। तो बेटा एक मेरे दिमाग में ना एक डाउट आया बेटा, फिर उन्होंने कहा एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है, मतलब क्रेडिट लेने के लिए रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। तो बेटा मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, जो पर्सन होता है हु हैज ऑप्टेड फॉर, पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और ऑप्टिंग टू पे tax at a concessional rate और opting to pay tax at a concessional rate। बेटा जो पर्सन होता है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया है या जिसने ऑप्ट किया है टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट, मुझे बेटा बताओ क्या ये पर्सन बेटा रजिस्टर्ड होता है या नहीं? क्या जीएसटी में ये रजिस्टर्ड है या नहीं? यस बेटा, हमने पढ़ा हुआ है बेटा, जो पर्सन बेटा ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम होता है ना, या पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट, ही इज रजिस्टर्ड, बिल्कुल रजिस्टर्ड होता है बेटा। लेकिन आपने पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन 10 पढ़ा है बेटा, जो साफ साफ कहता है पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट ऑल्दो रजिस्टर्ड है बट दे कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 10 में बेटा पढ़ा है, ना तो वो आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं ना उन्हें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। तो याद रखना, इन्होंने जो ये कहा है ना रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन बेटा लिख लेना, अदर देन पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम
ऑब्लिक ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। ठीक है बेटा, तो याद रखना उन्होंने कहा है रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है, लेकिन सारे रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकते हैं बेटा। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज अ रजिस्टर्ड पर्सन बट ही इज इनएलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं ले सकता। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा बेटा, वो इनएलिजिबल है। ऑल्दो रजिस्टर्ड है बट इनएलिजिबल है, वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। पक्का बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा सच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन जीएसटी पोर्टल। तो ये बेटा आप पढ़ चुके हो, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कहां पर रिफ्लेक्ट करेगा बेटा? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा ऑन जीएसटी पोर्टल। तो जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा ऑन जीएसटी पोर्टल, वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा बेटा। तो पहली शर्त क्लियर हो गई। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बेटा आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, हाँ, ऑल्दो बेटा यहां पर दो एक्सेप्शन है। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑल्दो रजिस्टर्ड है बट क्रेडिट नहीं ले सकता। पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट ऑल्दो रजिस्टर्ड है लेकिन क्रेडिट नहीं ले सकता। ठीक है, ये बेटा पहली शर्त हो गई। अब आ जाओ कंडीशंस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया बेटा एलिजिबिलिटी, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई बेटा, एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कंडीशन। चलो आओ बेटा, ये सब बातें ना लिखते रहना। आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझनी है। कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहली शर्त है ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आ जाओ बेटा, समझना शुरू करते हैं एक एक करके। कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बेटा पहली कंडीशन है रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बहुत ध्यान से मेरी बात बेटा समझनी है। कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। चलो देखो बेटा, बेटा पता है क्या, सबसे पहली शर्त जो है वो क्या है? उन्होंने कहा जब तक आपको गुड्स जो आपने खरीदे हैं, बी इट कैपिटल गुड्स, बी इट इनपुट्स या सर्विसेज या फिर बोथ, आपको रिसीव नहीं हो जाते तब तक आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो जब तक आपको गुड्स, बी इट कैपिटल गुड्स, बी इट इनपुट्स या सर्विसेज यानी इनपुट सर्विसेज या दोनों, आपको रिसीव नहीं हो जाते तब तक आप उनका क्रेडिट, उनके इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, चलो
अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना है बेटा। ये देखो ए ए ए बेटा आपका दिल्ली का है, ए आपका दिल्ली का है। बी देहरादून का है, बी देहरादून का है। ठीक है बेटा। बच्चे अब क्या हुआ, अब ये जो बी था ना बेटा, इसने ए के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस किया। इसने ए के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करा। उसने कहा से फॉर एग्जांपल मुझे 100 kg ऑफ राइस की जरूरत है। ठीक है, फटाफट भेज दो। चलो, दोनों के बीच में बेटा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बेटा सामान कहां से कहां जाना है बताओ। बेटे सामान दिल्ली से देहरादून जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जीटीए की सर्विसेज लेनी ही पड़ेंगी। तो ए ने बेटा गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ली जीटीए की सर्विसेज। ए ने बच्चे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ली जीटीए की सर्विसेज। ठीक है, अब सुनो सुनो ध्यान से बेटा। अब ए ने क्या करा बेटा, ए ने सारा सामान 100 kg राइस जीटीए के ट्रक में बेटा क्या करवा दी, लोड करवा दी। 100 kg राइस उसने जीटीए के ट्रक में बेटा लोड करवा दी। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। अब बेटा वैसे ये बात आपने ना फाउंडेशन में पढ़ी हुई है कि जो जीटी है बेटा वो एक रिसिप्ट देगा ए को। जो जीटीए है वो बेटा ए को देगा एक रिसिप्ट। जीटीए ए को बेटा एक रिसिप्ट देगा जिसे हम नाम देते हैं लॉरी रिसिप्ट, है ना, पढ़ा हुआ है बेटा ये हमने। तो जीटीए बेटा ए को देगा लॉरी रिसिप्ट। बेटा ये लॉरी रिसिप्ट का क्या रेलेवेंस है बेटा? बेटा लॉरी रिसिप्ट ना एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। बेटा जिसके पास लॉरी रिसिप्ट है ना उसी के पास इन गुड्स को लेने का राइट है, इन गुड्स की डिलीवरी को लेने का राइट है जिसके पास लॉरी रिसिप्ट है। तो बेटा जीटीए ने लॉरी रिसिप्ट दे दी ए को। अब सुनो सुनो, अब बेटा हुआ क्या, जीटीए बेटा निकल गया दिल्ली से देहरादून के लिए। अब क्या हुआ बेटा, अब ए ने क्या करा, ए ने वो लॉरी रिसिप्ट बेटा बाय पोस्ट, बाय कोरियर बी को भेज दी। ए ने वो लॉरी रिसिप्ट बेटा बाय कोरियर, बाय पोस्ट, उसने वो लॉरी रिसिप्ट बी को भेज दी। बेटा लॉरी रिसिप्ट भेजनी जरूरी है ना, क्योंकि जीटीए गुड्स की डिलीवरी बी को तब तक नहीं देगा जब तक बी लॉरी रिसिप्ट नहीं दिखाएगा। बेटा गुड्स की डिलीवरी उसी को मिलेगी जिसके पास लॉरी रिसिप्ट होगी बेटा। इसीलिए हम लॉरी रिसिप्ट को बेटा क्या नाम देते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है उसी के पास गुड्स का टाइटल है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। ठीक है बेटा, कॉपी करते रहो साथ साथ मेरे। लो बेटा, तो लॉरी रिसिप्ट उसने भेज दी बी को। अब क्या हुआ बेटा,
ये ना जो ट्रक था ये अभी रास्ते में ही कहीं था, वैसे ही ना बी के पास एक फोन आया, बी के पास एक फोन आया कस्टमर सी का। बी के पास एक फोन आया कस्टमर सी का और उसने कहा बी को कि मुझे परचेज करना है अर्जेंटली 100 kg राइस, मुझे अर्जेंटली 100 kg राइस परचेज करने हैं। ये सपोज मेरठ का है, सी है मेरठ का, मुझे अर्जेंटली 100 kg राइस क्या करने हैं परचेज। बात समझ आई बेटा? तभी बेटा क्या हुआ, बी को याद आया कि यार ये 100 kg राइस तो उस ट्रक में आ रहे हैं। तो बी ने ट्रक वाले को कॉल किया और कहा हाँ भाई कहाँ है तू? उसने कहा कि सर मेरठ पहुँचने वाला हूँ, मेरठ पहुँचने वाला हूँ। तो बी ने कहा ओ एक काम करियो, देहरादून आने की ज़रूरत नहीं है, देहरादून आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे एक SMS कर रहा हूँ, एक पता भेज रहा हूँ, वहाँ पर एक पर्सन है सी, वो राइस उसके यहाँ छोड़ दियो। तो GTA ने कहा बहुत ही अच्छी बात है। तो GTA ने देहरादून आने के बजाय वो मेरठ में ही उसने राइस किसको डिलीवर कर दी बेटा? सी को डिलीवर कर दी। GTA डिलीवर्स द राइस टू सी। लेकिन बेटा फिर वही बात आ जाती है ना कि GTA सी को राइस तब तक नहीं देगा जब तक सी क्या ना दिखा दे बेटा, लॉरी रिसिप्ट। तो मैं वो खैर उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बी बेटा ये लॉरी रिसिप्ट ना पहले सी को भेजेगा, उसी के बाद सी GTA से इन गुड्स की क्या ले पाएगा? डिलीवरी ले पाएगा। खैर पहले मुझे बताओ ये पूरी बात बेटा समझ आई? पूरी बात समझ आई बेटा? कॉपी करो इसे, फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है बेटा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए बेटा। मैं अब आपसे ना एक बात बेटा पूछूंगा और वो क्या है कि इस एग्जाम्पल में सप्लाईज बेटा कितनी हुई हैं? एक सप्लाई है इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में फ्रॉम A टू C, फ्रॉम A, ये लिखना मत बेटा, ये सिर्फ मैं कर रहा हूं। क्या इस क्वेश्चन में सिर्फ एक सप्लाई है बेटा फ्रॉम A टू C, या इस क्वेश्चन में बेटे दो सप्लाई हैं, A टू B एंड B टू C? बेटा याद रखना इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में एक सप्लाई नहीं है बेटा। A ने C को सामान नहीं बेचा था बेटा। A ने जो इनवॉइस बनाया होगा ना वो B के नाम का बनाया होगा बेटा, और B ने इनवॉइस बनाया होगा C के नाम का। A C के नाम का इनवॉइस कैसे बना सकता है? A तो C को जानता ही नहीं बेटा। तो सप्लाईज एक नहीं, सप्लाईज दो होंगी, फ्रॉम A टू B एंड फ्रॉम B टू C। दो सप्लाईज हैं बेटा, A से B और B से C। ऑल्दो बेटा देखने वाली बात यह है कि सप्लाई दो हैं, लेकिन हां मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट दो बार नहीं हुआ है बेटा। गुड्स का मूवमेंट एक बार ही हुआ है ना? सप्लाई दो है लेकिन मूवमेंट बेटा दो बार नहीं हुआ है, मूवमेंट एक ही बार है। तो सप्लाई दो जरूर है बेटे, लेकिन मूवमेंट एक ही बार है। However, there is only one movement. तो ऑल्दो सप्लाई दो है लेकिन मूवमेंट बेटा एक ही बार हुआ है। लो बेटा बताओ मेरे को, केस सबको क्लियर हुआ? पक्का?
अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, सिंपल सी बात है, वो क्या है जरा सुनो, मुझे एक बात का जवाब देना। ये जो बी है, बी के लिए बात कर रहा हूं बेटा मैं, बी के लिए, क्या बी को गुड्स रिसिप्ट ऑफ गुड्स हुआ या नहीं? क्या बी को गुड्स रिसीव हुए या नहीं? क्या बी के पास आए तब सी को बेचे हैं क्या उसने? मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, क्या बी को गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुए हैं या नहीं? द आंसर इज नो। बी को बेटा गुड्स रिसीव तो हुए ही नहीं ना, जीटीए का ट्रक रास्ते में ही था बेटा, और वहीं से आपने गुड्स किसको डिलीवर करवा दिए? सी को। तो बी को गुड्स एक्चुअल में बेटे रिसीव नहीं हुए हैं, पक्का। और सुनो बेटा, रूल एक बात साफ साफ कहती है, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो गुड्स का या सर्विस का रिसीव होना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक गुड्स आपको रिसीव नहीं होंगे आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे उन गुड्स का। तो बेटा अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बी को ये गुड्स बेटे रिसीव नहीं हुए हैं, गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, लेकिन इसे बेटा डीम्ड रिसिप्ट माना जाता है। इसे माना जाएगा कि बी को बेटा गुड्स क्या हो गए हैं? रिसीव हो गए हैं। डीम्ड रिसिप्ट इसे माना जाता है, पक्का। इसे बेटा हम पूरे को पता है क्या कहते हैं? बिल टू शिप टू मॉडल। मतलब बिल किसी के नाम का, शिपिंग किसी को। बिल ए ने बी के नाम का बनाया लेकिन शिपिंग सी को हुई बेटा। बात समझ आई? बिल टू शिप टू मॉडल। तो बेटा मेरा यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा बेटा यहां पर क्या है? कैन बी claim can be claim input tax credit on such goods since these goods are not actually received. Since these goods are not actually received by B. तो बेटा आंसर है इसका, आंसर है बेटा यस, B can claim input tax credit on such goods since it is a case of deemed receipt. बेटा ये deemed receipt का केस है। Although goods receive नहीं हुए हैं लेकिन बेटा माना जाता है कि गुड्स क्या हो गए हैं? रिसीव। deemed receipt because it is a case of deemed receipt. इस मॉडल को बेटा हम नाम देते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। ये जो मॉडल है ना बेटा, ये हमारा बिल टू शिप टू मॉडल है। बिल किसी के नाम का, शिपिंग किसी और को। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? तो वैसे बेटा जनरल रूल तो ये है कि जब तक गुड्स आपको या सर्विस आपको रिसीव नहीं हो जाती, जब तक रिसीव नहीं हो जाती आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे बेटा। लेकिन बिल टू शिप टू मॉडल इस रूल का एक्सेप्शन है। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में
ऑल्दो बी को गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि उसको गुड्स रिसीव हो गए हैं, यानी डीम्ड रिसिप्ट। और क्योंकि बेटा हमने मान लिया है कि उसे रिसीव हो गए हैं, तो वो क्रेडिट बेटा ले पाएगा। लो बेटे कॉपी करो इसे, लो बेटा कॉपी कर लो। कर लिया बेटा? चलो बाकी बच्चे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे को बताओ जितना हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया बेटा क्लियर हुआ? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।